मैडलिन ने मजाकिया अंदाज में डायोन से पूछा, लेकिन ये दिलचस्प लगता है। ऐसा प्रभाव डालने के लिए आकाशीय इच्छा क्या है? ठीक है। डायन ने अपनी दिव्य इच्छा शक्ति जारी की, जिससे उसकी त्वचा थोड़ी चमक उठी। उसके और मैडेलिन के चारों ओर असीम रूप से छोटे क्रिस्टल गिरने लगे। आप पवित्रता को महसूस कर सकते हैं, है न? दिव्य इच्छाशक्ति सौम्यता के अंतिम रूप की तरह है, लेकिन साथ ही यह एक पूर्ण रक्षा भी है जब इसकी शक्ति काफी उच्च स्तर पर होती है। कल्पना कीजिए कि आप अपने विरोधियों के हमले को शुद्ध करके धो देते हैं। साथ ही दिव्य इच्छा आपको अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने की अनुमति देती है, क्योंकि इसकी शुद्धता इतनी आकर्षक होती है, जो तब मदद करती है जब आप चाहते हैं कि कोई आपके जैसा अच्छा महसूस करे। ये और भी आसान है क्योंकि इच्छा आपको सामान्य रूप से शांत और अच्छा एहसास देती है। अंतिम और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे 72 से अधिक मध्याह्न रेखाओं को खोलना संभव हो गया है। मैडलिन ने आश्चर्य से डायोन की ओर देखा। सच में? मम, जैसा कि आप जानते हैं, कुल 108 मध्याह्न रेखाएं हैं। लेकिन प्राचीन काल से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के घनत्व में कमी के कारण अधिक से अधिक मार्शल कलाकारों ने बाद के चरणों में सुधार के लिए खेती के पत्थरों पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। उद्धरण नींव चरण के लिए सामान्य पत्थर, सार संग्रह चरण के लिए गहरे पत्थर और इसी तरह। उस दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि ऊर्जा में शुद्धता की कमी है। इसलिए यहां तक कि सबसे अच्छे प्रतिभाशाली लोग भी अधिकतम 81 मेरिडियन खोल सकते हैं। वास्तव में कई सार संग्रह विशेषज्ञों ने अपने साधना को ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए खजाने का उपयोग करने से पहले सार संग्रह के लिए न्यूनतम आवश्यकता तक पहुंचने के लिए केवल 54 मेरिडियन खोले हैं। मैडेलिन ने सिर हिलाया। वह पहले से ही इस बारे में बहुत कुछ जानती थी। इस तथ्य से अनजान कि डायन ने ऊर्जा के घनत्व में कमी को अनदेखा कर दिया था। डायन को भी पूरी व्याख्या नहीं पता थी, लेकिन उसे एक अच्छा अनुमान था। केंद्रीय स्तंभ पुस्तकालय में भूगोल की पुस्तकों में से उन्होंने पाया कि पृथ्वी का आकार अतीत में कई गुना छोटा था, लेकिन किसी कारण से ये लाखों गुना विस्तारित हो गया था, जिससे मानव और मार्शल दुनिया एक दूसरे से पूरी तरह से अलग रह सके। इससे स्पष्टतः ऊर्जा कम होने का अतिरिक्त प्रभाव पड़ा। इसमें समस्या यह है कि आपकी भविष्य की साधना प्रतिबंधित है। आपके द्वारा खोले गए प्रत्येक 9 मेरिडियन के लिए आपको सार संग्रह के एक स्तर तक पहुंच प्राप्त होती है। इसलिए आज अधिकांश मार्शल कलाकार सार संग्रह चरण के 10वें, 11वें और 12वें स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो क्रमशः 90, 99 और 108 मेरिडियन के खुलने के अनुरूप हैं। आमतौर पर अगर आप 54 खोलते हैं तो आप 7वें सार संग्रह चरण पर पहुंच जाएंगे। अगर आप 63 खोलते हैं तो आप खजाने के साथ आगे बढ़ पाएंगे और 8वें संत चरण तक पहुंच पाएंगे। अगर आप 72 खोलते हैं तो आप 9वें दिव्य चरण तक पहुंच पाएंगे और इसी तरह। तो मेरिडियन फॉर्मेशन चरण में आपके पास जो आधार है वह सीधे आपकी भविष्य की क्षमता से संबंधित है। बेशक ये सिर्फ पूर्ण सीमाएं हैं। आमतौर पर मार्शल आर्टिस्ट उन स्तरों तक भी नहीं पहुंच पाते। खेती के पत्थरों की अशुद्धता को दूर करने का एकमात्र तरीका इसे शुद्ध करना है, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका दिव्य इच्छा है। हालांकि दुनिया में ऐसे दुर्लभ खजाने हैं जो प्रतिभाशाली लोगों को आने वाले लोगों के 10वें और 11वें चरण तक पहुंचने की अनुमति दे सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, केवल दिव्य इच्छा ही इतनी उच्च अवस्था तक विकसित हो पाएगी कि वह खेती के पत्थर की ऊर्जा को इतना शुद्ध कर पाएगी कि आप उस अंतिम स्तर तक पहुंच सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य इच्छाएं जो शुद्ध करने की क्षमता रखती हैं, उनमें वह गुण नहीं होता जो दिव्य इच्छा में होता है। वाह, मैडलिन ने कहा, तो फिर भविष्य में तुम बहुत अद्भुत होगे, है न? जब वह ये शब्द बोल रही थी तो मैडलिन ने उसकी आंखों में हल्के गर्व को भी नहीं देखा था। मुझे लगता है कि आपका मतलब हमसे है, डायन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं केवल दिव्य इच्छा को महसूस करने और समझने में सक्षम हूं क्योंकि मेरे गुरु ने मरने से पहले मुझे अपना सार रख दिया था। लेकिन अब जब मैंने इसे महसूस कर लिया है तो मैं समय आने पर आपके लिए आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर सकता हूं। वास्तव में मैं तुम्हारे भीतर थोड़ी सी दिव्य इच्छा छोड़ सकता हूं ताकि तुम न केवल मेरा एक छोटा सा अंश प्राप्त कर सको, बल्कि तुम इसे समझने के लिए अपने संविधान का उपयोग भी कर सको। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसका प्रभाव सबसे अच्छा होगा यदि तुम्हारे पास अपनी स्वयं की दिव्य इच्छा हो। देवी के स्वभाव के साथ पवित्रता के प्रति तुम्हारा लगाव कई लोगों से बेजोड़ है। मुझे तुम पर विश्वास है, मैडलिन ने मुंह बनाते हुए कहा, और मैं आशा कर रही थी कि आप इसे मुझ में डाल सकेंगे जैसा आपने पहले किया था। डायोन ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में आकाशीय इच्छा को जानने का एक और भी अधिक प्रभावी तरीका है। ओह, और वह कैसा है? मैं तुम्हारे अंदर एक बच्चा डाल सकता हूं। डायोन की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। हालांकि डायन आंशिक रूप से मजाक कर रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि अगर मैडेलिन के गर्भ में एक बच्चा होता जो डायन की नसों में बहने वाले सेलेस्टियल हिरण के खून को साझा करता, तो यह वास्तव में अधिक कुशल होता। साथ ही आदिम यिन और यांग के आदान प्रदान से मैडेलिन को अपने गुरु और उसके पति से प्राप्त 2 रक्त रेखाओं से लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी।
इसके अलावा ऐसे शिशु को महीनों तक गर्भ में रखने से उसे भ्रूण की आत्मीयता का काफ़ी तीव्रता से एहसास हो सकेगा, जिससे उसके लिए यह और भी आसान हो जाएगा। मैडेलिन ने शरारती ढंग से गुस्सा होते हुए कहा, मुझ पर अपनी चालें मत आजमाओ। मैंने अभी तक शादी की अंगूठी नहीं देखी है। डायन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, तो फिर मैं अपनी महिला की इच्छा का पालन कैसे नहीं कर सकता। हालांकि मैं आपको चेतावनी देता हूं, जितना अधिक आप मुझे इस तकनीक का उपयोग करने का अभ्यास कराएंगे, भविष्य में अन्य लड़कियों को बहकाना मेरे लिए उतना ही आसान होगा। मैडेलिन जवाब देने ही वाली थी, लेकिन डायोन के खुरदुरे होंठ पहले से ही उसके होंठों पर थे और उसने धीरे धीरे उसके पहने हुए स्वेटशर्ट को नीचे खींच दिया। मैडेलिन ने कराहते हुए कहा, और इस आनंद ने उसके दिल में दबा सारा दर्द धो दिया। मैडेलिन और डायोन एक विशाल आकाशीय मृग संरचना के ऊपर बैठे थे जो समुद्र के पानी पर दौड़ रही थी और पीछे हल्की लहरें छोड़ रही थी। तो फिर आपको क्या लगता है कि मैं संगीत की इच्छा के 7वें स्तर पर क्यों अटकी हुई हूँ? मैडेलिन ने उत्सुकता से पूछा। उसने स्वेटपैंट और टी शर्ट को पीछे छोड़ दिया था, जिससे डायन को बहुत निराशा हुई। इसके बजाय उसने अपनी सामान्य कैजुअल पर्पल किंग पाव को चुना। उसके बाल ऊपर थे, उसने रक्षात्मक हेयरपिन पहना हुआ था जो डायन ने उसे दिया था, फिर भी इस तथ्य से अनजान थी कि यह एक पारलौकिक खजाना था। उसने डायन को उसकी जीन्स और खुली नीली ड्रेस शर्ट पहनने के लिए भी मजबूर किया था। डायोन ने उस लड़की की ओर देखा जो उसके गोद में बैठी थी और उसके हाथ में एक वीणा थी। उसके चेहरे पर एक मनमोहक एकाग्र भाव था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसके गले में लाखों बार अटका हुआ हो। तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, डायोन ने बुदबुदाया। मैडेलिन ने खिलखिलाकर कहा, ध्यान दो विकृत व्यक्ति। ठीक है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये तथ्य कि आप उस स्तर तक पहुँच गए हैं, ये देखते हुए कि आपका दिल वर्षों से जिस स्थिति में रहा है, वह आपकी अविश्वसनीय प्रतिभा, आपकी तीक्ष्ण सुनवाई और स्पष्ट रूप से एक चमत्कार से कम नहीं है। मैडेलिन ने डायोन की पार्श्व रूपरेखा को देखा जब वह समुद्र की ओर देख रहा था। संगीत की इच्छा सिर्फ आपके हाथों में मौजूद वाद्य यंत्र को पूरी तरह से समझने और सही नोट्स बजाने के बारे में नहीं है। यह उस माहौल के साथ प्रतिध्वनित होने के बारे में है जिसमें आप बजा रहे हैं। यह आपको सुनने वाले लोगों और चीज़ों की भावनाओं पर अतिक्रमण करने के बारे में है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक शांत दिल या उस दिल में जो भी उथल पुथल है, उसकी समझ रखने के बारे में है। खुद के बारे में बेहतर समझ के बिना संगीत की इच्छा के शुद्धतम रूप तक पहुंचना मुश्किल है। इस स्तर पर इन बाधाओं को पार करना संभव है और आप निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा के दम पर संगीत की इच्छा के चरम स्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन संगीत के इरादे की बाधा बहुत कठिन होगी। मैडेलिन ने सिर हिलाया और अपने हाथों में वीणा की ओर देखा। अपनी आंखें बंद करके उसने सेलेस्टियल हिरन द्वारा पानी में छोड़े गए कोमल टापों को सुना। उसने डायन के कोमल दिल की धड़कन सुनी और उसके शरीर से आती गर्मी को महसूस किया। अचानक उसे कुछ समझ में आने लगा। उसके बाल धीरे धीरे जूड़े में फड़फड़ाने लगे और उसकी सांसें शांत हो गईं और उसके आसपास की दुनिया के साथ प्रतिध्वनित होने लगीं। डायन ने इस दृश्य को मुस्कुराते हुए देखा। उसे डर था कि वह उसकी वाक्यांश रचना पर ध्यान नहीं देगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा चिंतित था। मैडेलिन जैसी प्रतिभा को ये कैसे एहसास नहीं हो सकता था कि अपने परिवेश को समझना और आपको सुनने वाली चीज़ों का मतलब है कि आप न केवल अपने लिए और जीवित चीज़ों के लिए खेल रहे हैं, बल्कि जब लिली प्रशंसा में झूमती हैं और फूल हवा में झूमते हैं और हवा जीवन से झिलमिलाती है, तो क्या वे भी आपको बजाते हुए नहीं सुन सकते? मैडेलिन का हाथ उसके वीणा के तारों की ओर बढ़ा। अपने हाथ की एक लहर से मैडेलिन को ध्यान में आए बिना डायोन ने आध्यात्मिक वीणा पर छिपे हुए ढांचे को हटा दिया। एक सुंदर धुन बजने लगी। दिव्य मृग के कदमों से न केवल लहरें निकलने लगीं, बल्कि उसके हर कदम के साथ एक स्पंदित प्रकाश भी निकलने लगा। डायन को लगा कि मैडेलिन के प्रयासों से दुनिया के बारे में उसकी समझ बढ़ गई है। यही कारण है कि डेलिया को मैडेलिन के साथ प्रशिक्षण में इतना आनंद आता है। दूसरों में सर्वश्रेष्ठता लाने में सक्षम मेरी मैडेलिन वास्तव में एक शुद्ध आत्मा है। घंटों बाद मैडेलिन ने आखिरकार खेलना बंद कर दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन थकान के बावजूद उसके चेहरे पर उत्साह की झलक दिख रही थी। मैंने ये किया। मैडेलिन ने डायोन के गाल पर चुंबन किया। ये सब तुम्हारा धन्यवाद है। उसकी मुस्कान आसमान में ऊंचे लटके सूरज को भी मात दे रही थी। डायन ने अपना सिर हिलाया और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, केवल एक ही चीज़ जो तुम्हें इस कदम तक पहुंचने से रोक रही थी, वह थी तुम्हारे दिल का दर्द और तुम्हारे द्वारा उठाए गए बोझ। तुम्हारी समझ के स्तर के साथ तुम मेरे बिना इस कदम तक कैसे नहीं पहुंच सकती थी? मैडेलिन मुस्कुराई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। डायोन ने वीणा की ओर देखा। देखिए, मुझे लगता है कि यह आपको अपना स्वामी मानना चाहती है। मैडेलिन दंग रह गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि केवल मास्टर स्तर और उससे ऊपर के खजाने की अपनी इच्छाएं होती हैं और इस प्रकार वे मास्टर्स को स्वीकार कर सकते हैं। क्या ये वीणा अभ्यासी स्तर के शिखर पर नहीं थी? मैडेलिन के हाथों में वीणा चमक रही थी, हल्के हल्के कंपन कर रही थी। मैडेलिन ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो।
डायन ने हंसते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं था कि तुम सेपियंटिया की मुख्य शाखा में वापस जा पाओगे, इसलिए मैं इसे कुछ समय के लिए छिपाना चाहता था जब तक कि मैं इतना मजबूत न हो जाऊं कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन जब मैं उस तमाशे को रोकने आया तो मैंने देखा कि जब एल्दकामी ने खून से शादी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का जिक्र किया तो उसमें एक हल्की हत्या की मंशा थी। उस स्तर की आभा एक साधारण बूढ़ी महिला से नहीं आ सकती थी, खासकर एक जन्मजात आभा से, इसे लगभग छिपाने की सीमा तक, इसलिए मैंने कुछ अनुमान लगाए। मुझे अभी भी आश्चर्य है कि जब मैंने उसे बुलाया तब भी मैं उसके भेष को नहीं देख सका जब तक कि उसने इसे हटा नहीं दिया। मैडेलिन ने सिर हिलाया। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपकी खूबसूरती की वजह से हेयरपिन ने आपको बहुत पहले ही अपना गुरु मान लिया है। और अब जब आपने वीना के सामने अपनी प्रतिभा साबित कर दी है तो उसने भी ऐसा ही किया है, डायन ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, जो उसकी महिला के प्रति उसके गर्व को बिल्कुल भी नहीं छिपा पाए। मैडेलिन ने धीरे से हेयरपिन को छुआ। ये भी मास्टर लेवल का खजाना है। तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो, मैडेलिन ने मुस्कराते हुए कहा। बेशक बेशक, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक मामूली मास्टर लेवल का खजाना कैसे दे सकता हूँ? ये आध्यात्मिक स्तर के खजाने हैं। तुम्हारे लिए सिर्फ सबसे अच्छा ही होगा, मैं वादा करता हूँ। मैडेलिन की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। वह वास्तव में आधे अधूरे ढंग से कुछ भी नहीं करता, लेकिन तुम्हें उन्हें फिर से छिपाना चाहिए, डायोन। सेपियंटिया कबीले के पास भी केवल कुछ आध्यात्मिक खजाने हैं। वास्तव में जब मैं उनके लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था तब भी मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। अगर मैं अचानक दो के साथ आता हूँ, खासकर जब आपने ये खुलासा किया कि आप सेलेस्टियल डियसेक्ट के उत्तराधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से आपको और भी अधिक उत्साह से शिकार किया जाएगा, मैडेलिन ने चिंता के साथ कहा। डायन ने आह भरते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी को केवल आधा कदम का मास्टर स्तर का खजाना देने में सक्षम होने के कारण हंसी का पात्र बन जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं चाहूंगा कि आप कम चिंता करें। मैडेलिन ने संतुष्टि में सिर हिलाया जब डायोन ने अपने हाथ हिलाए, अपना सिर डायोन की गर्दन पर टिकाया और धीरे धीरे निकट आती भूमि की ओर देखा। चूंकि आपने मुझे मानव जगत का मनोरंजन दिखा दिया है, इसलिए मैं आपको मार्शल जगत को बहुत अधिक नीचा नहीं दिखाने दूंगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ओह, क्या आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को हरा सकते हैं? मैडेलिन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अगर हम काफ़ी शक्तिशाली होते तो मैं तुम्हें एक ज्वालामुखी के पास ले जाता जो कि उसमें वर्णित से भी अधिक शक्तिशाली होता। दुर्भाग्य से ये दानव अग्नि देवता कबीले के क्षेत्र में है और मैं वहां केवल एक बार गया हूं जब मेरे गुरु मुझे लेकर आए थे। हमारे पास किलिन ड्रैगो भूमि में असली ड्रैगन भी हैं और एल्विन वन में असली कल्पित बौने हैं, और कोई ओर्क नहीं। हम कैसे हार सकते हैं? डायोन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि उन्हें हराना थोड़ा कठिन है। हालांकि ड्रैगन और किलिन के बारे में सोचते हुए डायोन ने लिटिल ब्लैक को बाहर निकाला ताकि वह दृश्य का आनंद ले सके। ओह, आपकी स्थानिक अंगूठी का आकार क्या है? डायोन ने मैडेलिन से पूछा। ये बहुत बुरा नहीं है, ये लगभग 27 मीटर घन है। डायन ने हाथ हिलाते हुए कहा, अपनी चीज़ें अपने हेयरपिन में रख लो। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि यह स्टोरेज डिवाइस का भी काम करता है। ओह, मैडेलिन ने उत्साह में अपने हाथ ताली बजाए। आध्यात्मिक स्तर के खजाने का भंडारण कोई मजाक नहीं था। अपना वीणा रखने के बाद लिटिल ब्लैक तुरंत उसकी बाहों में कूद गया। तो ये मनोरंजक चीज़ें क्या हैं जो आप मुझे करने के लिए ले जा रहे हैं? भ्रामक संरचना वाले खेल, शानदार रेस्तरां, जादू के प्रदर्शन हैं। आप सपनों की दुनिया में प्रवेश करके कुछ ही पलों में कुछ साल जी सकते हैं। सेपियंटिया परिवार द्वारा संचालित बहुत सारी नीलामी होती हैं। देखने के लिए बहुत सारे टूर्नामेंट भी होते हैं। पूरे महाद्वीप में कैवोसिटोस गॉड कबीले द्वारा संचालित अराजकता के क्षेत्र हैं। उन्हें लड़ाइयों में इतना मज़ा आता है कि वे अपने मुख्य कबीले के क्षेत्र में युवा पीढ़ी के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे मजबूत योद्धाओं को खोजने की कोशिश करते हैं। ये बहुत हद तक उन खेलों की तरह है जिनका आपने मानव दुनिया से उल्लेख किया है। हर किसी के अपने पसंदीदा होते हैं और सेनानियों के पास ऐसे संगठन भी होते हैं जो उन्हें प्रायोजित करते हैं, एक तरह से टीमों की तरह। यदि आप अपने तरीके से काम करते हैं तो आप उच्च स्तर के अखाड़ों में लड़ सकते हैं। यदि आप उनके कैवोसिटोस कबीले के सदस्यों के खिलाफ 3 मुकाबलों में जीतते हैं, चाहे लगातार या कई हार के बाद, तो आपके पास स्वचालित रूप से या तो एक सम्मानित सदस्य के रूप में उनके कबीले में शामिल होने का विकल्प होता है या समकक्ष मूल्य का पुरस्कार। लेकिन शायद सबसे मनोरंजक चीज़ प्राचीन खेल हैं। कुल 3 हैं। कोई भी उनके नाम नहीं जानता और नियम बहुत पहले ही भूल गए हैं। हालांकि इतने सालों पहले उन खेलों को खेलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संरचनाएं और सामग्री अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा इन खेलों में कुछ बहुत ही अजीब बात है। एक बार जब कोई व्यक्ति खेल के माध्यम से नियमों को सीखने की यात्रा पर निकलने का फैसला करता है, तो एक प्राचीन सरणी संरचना एक मानसिक अवरोध के रूप में प्रकट होती है, जो आपको उन नियमों पर चर्चा करने से रोकती है जिन्हें आपने समझ लिया है।
डायोन को आश्चर्य हुआ, रुको, तो जो खेल कोई खेलना नहीं जानता, वे इतने मनोरंजक क्यों होते हैं? मेडेलिन मुस्कुराई, बात यह है कि नियमों को जाने बिना भी आप खेल सकते हैं और लोगों को खेलते हुए देख सकते हैं। हालांकि कोई भी नियमों के बारे में बात नहीं कर सकता, फिर भी कुछ बुनियादी नियम हैं जिन्हें एक बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन केवल सच्चे प्रतिभाशाली लोग ही अधिक जटिल समझ में उतर सकते हैं और इसलिए अधिक लगातार जीत सकते हैं। लेकिन वे भी अक्सर हार जाते हैं। अगर आपको सारे नियम पता नहीं हैं तो आप हर बार कैसे जीत सकते हैं? उन अखाड़ों में एल्वेस ने लंबे समय तक अपना दबदबा बनाए रखा है। मुझे यकीन है कि अगर आप कभी उनसे मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। या शायद अगर आप कभी खेल देखें तो आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं। दुर्भाग्य से जिस शहर में हम अभी आ रहे हैं वहाँ कोई प्राचीन खेल अखाड़ा नहीं है। लेकिन करने के लिए बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं, मैडलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, प्राचीन खेल जो आज भी अरबों लोगों को नियमों की बात करने से रोक सकते हैं। प्रभावित हुए? मैडलिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। डायोन ने मैडेलिन की नाक पर हल्के से चुटकी काटी। बहुत घमंडी मत बनो, मेरे पास इंसानों की दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ है जो तुमने अभी तक नहीं देखा है। साथ ही क्या तुम्हें सबसे ज्यादा मनोरंजक इंसानी दुनिया से नहीं लगता? डायन ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मेडेलिन शर्मा गई, बेवकूफ। देखो, हम लगभग गेट पर पहुंच चुके हैं, चलो चलें। तारांकन तारांकन। डायन और मेडेलिन रात के आसमान के नीचे हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। हालांकि शहर दूसरों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा था, जैसा कि मेडेलिन ने कई बार बताया था, क्योंकि वह अभी भी मार्शल दुनिया के पक्ष में तर्क देती थी। ये काफ़ी हास्यास्पद रूप से बड़ा और हलचल भरा था। सड़कें चौड़ी थीं और षटकोणीय टाइलों से सावधानीपूर्वक बनाई गई थीं। विक्रेताओं ने किनारों को भर दिया था, अक्सर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवाज़ लगाते थे। फोकस अकादमी के बाहरी खंभों जितनी ऊंची इमारतें भी उतनी ही आम थीं जितनी छोटी, खचाखच भरी दुकानें। यहाँ मेडेलिन के साथ पूरा दिन बिताने के बाद डायोन को ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। या तो ये शहर नैतिक रूप से काफ़ी ईमानदार है, या वे मेडेलिन की पहचान जानते हैं और उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते। मेडेलिन ने शहर के केंद्र में सबसे ऊंची इमारत की ओर इशारा करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा, यह आज के लिए हमारा आखिरी पड़ाव है। यही कारण है कि इसे वाइन सिटी कहा जाता है, और यही कारण है कि यह शहर इतना सक्रिय है, भले ही यह महाद्वीप के किनारे पर है। डायोन ने अपने आसपास के ईर्ष्यालु चेहरों को नज़रअंदाज करते हुए खुद को इस तरह से खींचने दिया। इसे हेवंस वाइन कहा जाता है। हज़ारों किलोमीटर के दायरे में उनके पास सबसे अच्छी वाइन है। सेंट स्टेज के एक विशेषज्ञ को वास्तव में संस्थापक कहा जाता है, हालांकि किसी ने उसे कभी नहीं देखा है। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने इतनी कमज़ोर जगह पर आने का फैसला क्यों किया, मैंने सुना है कि उन्हें समुद्र का नज़ारा पसंद था, मेडलिन ने मुस्कुराते हुए कहा जब वे दरवाजे पर पहुंचे। हम 4 स्तरों में से केवल पहले स्तर पर ही प्रवेश कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास वर्तमान में कोई खेती नहीं है। लेकिन यह अभी भी अच्छी शराब है। मैं पहले भी अपने पिता के साथ तीसरे स्तर पर गया हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। ओह, क्या खेती के आधार पर मंजिलें सीमित हैं? हाँ, महाद्वीप के चारों ओर से लोगों को समायोजित करने के लिए 10 मंजिलों के 4 सेट हैं। आप बिना किसी साधना के पहले 10 में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अंतिम स्तर में प्रवेश करने के लिए आपको सार इकट्ठा करना होगा। जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, उनके पीछे से एक आवाज़ आई। ओह, तो ये लेडी मेडेलिन है। आपको यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है। पीछे मुड़ने पर उन्होंने देखा कि एक अच्छे कपड़े पहने युवक खड़ा है, उसके पीछे एक और युवक और एक सुंदर लड़की खड़ी है। मेडलिन मुस्कुराई, जिससे दोनों युवकों के दिलों में सिकुड़न सी महसूस हुई। सुंदर लड़की के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तो ये युवा मास्टर है, ये वास्तव में एक लंबा समय हो गया है। हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं लेडी मेडेलिन, इतना औपचारिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बड़ा भाई याकस कह सकती हैं। मैं अक्सर आपके बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, मेरे मालिक मुझे अक्सर बाहर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। मैं हमेशा या तो स्वर्ग की शराब का प्रबंधन कर रहा होता हूँ या खेती कर रहा होता हूँ। माफ़ करना, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। मैं दरअसल अपने कुछ दोस्तों के साथ कुछ सम्मानित मेहमानों का स्वागत करने आया हूँ। चूंकि यह एक खास अवसर है, इसलिए मुझे आपको सबसे ऊपरी मंजिल तक ले जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यह आमतौर पर पीक एसेंस गैदरिंग विशेषज्ञों के लिए आरक्षित होता है, लेकिन मेरे पास निश्चित रूप से इसका एक तरीका है। चूंकि मैंने उनकी मदद की है, तो मैं आपकी मदद कैसे न करूं? डायन, जो मेडेलिन के बगल में चुपचाप खड़ा था, उसने भौहें उठाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बहुत पहले ही अपनी ड्रेस शर्ट उतार दी थी और एक साधारण सफ़ेद टी शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी। इस वजह से स्वाभाविक रूप से युवा लोगों ने उसके अस्तित्व को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। हालांकि उसे संदेह था कि ड्रेस शर्ट से कोई खास फर्क पड़ेगा।
इसकी जरूरत नहीं होगी, मैडेलिन ने विनम्रता से कहा। मुझे यकीन है कि आपके पास ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण मामले होंगे। ये वास्तव में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे यकीन है कि उनमें से कोई भी ऐसी प्रतिष्ठित महिला की संगति पर आपत्ति नहीं करेगा। मैडेलिन जवाब देने ही वाली थी कि डायोन की आवाज़ गूंजी। डायोन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी परवाह मत करो, बेशक हम तुम्हारे पीछे आएंगे। मैडेलिन ने डायोन की ओर एक अजीब नज़र से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। इयाचस चौंका और अंततः डायोन की दिशा में एक नज़र डाली। आप कौन होते हैं हमारी बातचीत में बाधा डालने वाले? क्या आप नहीं समझे कि सेवकों को चुप रहना चाहिए? मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि लेडी मैडेलिन एक आदमी को नौकर के रूप में क्यों इस्तेमाल करेगी, या उसमें शिष्टाचार की इतनी कमी क्यों होगी, लेकिन कृपया अगली बार अपनी जगह समझ लें। मैडेलिन का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन डायोन के चेहरे पर उसकी शांत मुस्कान बरकरार रही। हाँ, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि हमें ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पीछे आने से मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि हम वैसे भी एक ही जगह जाएंगे, डायन ने बेफिक्री से हाथ हिलाते हुए कहा। इयाचू के चेहरे पर घृणा का भाव आ गया, लेकिन उसे प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसके पीछे से हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बेवकूफ़ व्यक्ति से मिलूंगा। क्या तुम्हें पता है कि यह जगह क्या है? तुम जैसा कोई बच्चा जिसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, वह बिना किसी मदद के ऊपरी मंजिल पर जाने के बारे में सोच सकता है। कोई मेरी मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इयाचस के पीछे चल रहा लड़का खुद को रोक नहीं पाया और हंसते हुए झुक गया। डायोन ने आह भरते हुए कहा, मूर्ख, हर जगह मूर्ख, दो मूर्ख, एक सुसंस्कृत युवक और दो सुंदर लड़कियां। मैडेलिन ने डायोन की ओर सचमुच वाली नज़र से देखा, लेकिन जवाब में उसे केवल मुस्कुराहट मिली। डायोन की बात सुनकर लड़की ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। लड़के के चेहरे पर भाव जम गए और इयाकस का तिरस्कार भरा भाव क्रोध में बदल गया। तुम खुद को क्या समझते हो? हम अभी हाल ही में विंडब्लेड संप्रदाय में शामिल हुए शिष्य हैं और यह स्वर्ग की शराब का युवा गुरु है। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा क्योंकि तुम लेडी सेपियंटिया के साथ हो? इयाकस ने युवक की नाराजगी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, आपके पास झुकने और माफ़ी मांगने के लिए 3 सेकंड हैं, अन्यथा मैं व्यक्तिगत रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। डायन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्या मैंने जो कहा वह गलत है? तुम दोनों बेवकूफ़ों के अलावा और क्या हो सकते हो? तुम यहाँ एक खूबसूरत महिला की चापलूसी करते हुए उसके मंगेतर का अपमान कर रहे हो। ये तुम्हारे पास कुछ दिलचस्प तरकीबें हैं। डायन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसे ये सब वाकई बहुत मज़ेदार लगा। इयाचस स्तब्ध रह गया, यहाँ तक कि वह लड़की भी जो ये दिखावा कर रही थी कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, दिलचस्पी से ऊपर देखने लगी। मंगेतर। इयाकस को विश्वास नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना था। उसने मैडेलिन की ओर देखा और उसका दिल बैठ गया क्योंकि उसने देखा कि उसका डायोन का खंडन करने का कोई इरादा नहीं था। डायोन ने उदार व्यक्ति होने का दिखावा करते हुए हाथ हिलाकर अपनी बात टाल दी। भूल जाओ, तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मैं इस बार इसे जाने दे सकता हूँ। इयाचस का चेहरा काला पड़ गया। मैडेलिन से शादी करने का तुम्हें क्या अधिकार है? तुम तो बस कूड़ा हो। डायोन झुककर जोर से हंसने लगा और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगा। मैंने तुमसे ज्यादा दयनीय किसी के बारे में कभी नहीं सुना। यहाँ मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें खुद को सुधारने का एक मौका देता हूँ। इयाकस जो हताशा और पीड़ा में हमला करने वाला था, रुक गया। तुमने कहा था कि मैं स्वयं मुंह पर नहीं चढ़ सकता, तो क्यों ना हम एक छोटी सी शर्त लगा लें? इयाचस ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। वह हर रोज़ मैडेलिन के लिए तरसता था और वह अचानक किसी दूसरे आदमी के साथ आ गई जो उसका मंगेतर होने का दावा कर रहा था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? लेकिन डायन उसे शर्मिंदा करने का मौका दे रहा था, इसलिए उसे यह मौका लेना पड़ा। बिना किसी संस्कार के एक लड़का ऊपर की मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है? इयाचस ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते तो आप मैडेलिन को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। अगर आप सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो आप महाद्वीप के हर हेवन वाइन में मुफ्त में खा पी सकते हैं। मैडेलिन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही व्यक्ति है जिसे वह कभी अपना दोस्त मानती थी। ये हास्यास्पद है। तुम मुझे अपनी घटिया व्यवस्था में अस्तित्व की सबसे अच्छी महिला के बराबर बता रहे हो। अगर मैं जीत गई तो तुम खुद को नपुंसक बना लोगी और मेरी नज़रों से दूर हो जाओगी। कदापि नहीं। डायन इयाकस के जवाब से बेपरवाह लग रहा था। तुम मुझे घिनौने लगते हो। वास्तव में ये सोचना कि मैं अपनी औरत की खुशी के साथ शर्त लगा सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? अचानक तीनों युवकों के चेहरे पर एक घुटन भरा दबाव महसूस हुआ। एक शैतानी हत्या की मंशा ने उन्हें पसीने से तरबतर कर दिया। जो होने वाला है वह यह है कि मैं शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा।
फिर तुम मुझे वह सब कुछ दोगे जिसकी मुझे ज़रूरत है ताकि मुझे अपने जीवन के बाकी समय में यहाँ एक पैसा भी खर्च न करना पड़े। और जब मैं ऐसा करूँगा तो तुम्हें और भी बुरा महसूस कराने के लिए मैं तुम्हें बता दूंगा कि अगर मैं हार जाता तो मैं तुम्हें पीक ग्रैंड मास्टर स्तर का हथियार देता। मैडेलिन खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह डायन के साथ है उसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने अध्याय पुरस्कार प्रणाली को संपादित किया है। जाहिर है कि मेरी पिछली गणित कक्षा के बाद से बहुत लंबा समय बीत चुका है। पिछली प्रणाली बिल्कुल भी इसके लायक नहीं थी। LMAO नीचे संपादित करें। याचस खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और उसने अपना सिर हिलाया। लेकिन जब उसने देखा कि मैडलिन ने डायोन की बांह पकड़ ली है और वह प्रवेश द्वार की ओर जा रहा है तो उसके मन में ईर्ष्या की भावना भर गई। जैसे ही वे अंदर गए याचस के कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। क्या ये युवा मालिक नहीं है? वह इतना पीला क्यों है? वाह, वह खूबसूरत महिला कौन है? वह उस आदमी के साथ क्यों है? वे अवश्य ही एक युगल होंगे। अरे देखो, वे लिफ्ट की ओर जा रहे हैं जो सीधे 10वीं मंजिल पर जाती है। ऐसा लगता है कि वे शायद दूसरी मंजिल पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई खेती नहीं है। इसके अलावा वे इसे कैसे वहन कर सकते थे? शायद वे युवा मालिक के दोस्त हैं। शायद। याकस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चिंता मत करो युवा मास्टर विनम, वह जल्द ही खुद को शर्मिंदा कर लेगा। आपके गुरु द्वारा दिए गए सुरक्षा बैच के बिना किसी साधना के एक बच्चा टॉवर पर कैसे चढ़ सकता है? विंडब्लेड संप्रदाय का शिष्य अपने दांतों को भींच रहा था क्योंकि उसने मैडेलिन को मुस्कुराते हुए और डायन के साथ हंसते हुए देखा था। जल्द ही वे 11वीं मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। वहां कोई गार्ड नहीं था, बस सीढ़ियां थीं। लेकिन डायन की आंखें सोने की तरह चमक रही थीं, मानो वह सब कुछ देख सकता हो। नीचे झुककर उसने मैडलिन से बात की। डायन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने बालों के टुकड़े के साथ ये सरनी संरचना आपके लिए कुछ भी नहीं होगी। यह आपको ऊपरी मंजिल तक भी सुरक्षित रखेगी। हालांकि रक्षात्मक खजाने उपयोगकर्ता की साधना द्वारा संचालित होते थे, लेकिन सार संग्रह करने वाले विशेषज्ञों के निष्क्रिय दबाव जैसी कोई चीज़ पारलौकिक खजाने के लिए कुछ भी नहीं थी। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यह सार संग्रह करने वाला विशेषज्ञ होता जो सक्रिय रूप से हमला करता तो परिणाम बहुत अलग होता। डायोन और मैडेलिन धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर चलने लगे। लेडी सेपियंटिया, रुको, याकस ने पुकारा। ओह, क्या तुम मुझे पहले मैडेलिन नहीं बुलाते थे? क्या बदल गया? याकस का चेहरा ठंडा पड़ गया, लेकिन उसने दांत पीसते हुए कहा, इस मूर्ख को अकेले मरने दो। मैं तुम्हें एक चींटी के लिए इस तरह खुद को चोट पहुंचाते हुए नहीं देख सकता। मैडलिन का चेहरा ठंडा पड़ गया। मेरे मंगेतर का अपमान करते रहोगे तो मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी। मैं तुमसे कहीं ज्यादा उस पर भरोसा करती हूँ। याचस को लगा कि उसका दिल टूट रहा है। वह आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहता था ताकि यह मूर्खता रोक सके, लेकिन एक तेज तलवार की क्यूई ने उसे जमने पर मजबूर कर दिया। तुम मेरे बारे में जितना चाहो बोल सकते हो। तुम चाहो तो मुझ पर हमला भी कर सकते हो, लेकिन मेरी औरत को छूने के बारे में मत सोचना। अपनी औकात में रहो। पीछे मुड़कर देखने की जहमत न उठाते हुए डायन ने मैडलिन का हाथ थामा और आगे बढ़ गया। उसकी आंखें सुनहरी चमक रही थीं और उसके शरीर से औरोरा की लपटों की हल्की धुंध निकलने लगी थी। जहां तक मैडलिन की बात है, उसके चारों ओर प्रकाश की एक हल्की चमक फैल गई जिसने दबाव को पूरी तरह से हटा दिया। युवा मालिक, वह रक्षात्मक खजाना, ये वही काम कर सकता है जो आपका बैच कर सकता है। याकस ने मैडलिन को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। उसके मालिक ने उसे जो बैच दिया था वह कोई मजाक नहीं था, लेकिन ये भी दबाव को इतनी आसानी से कम नहीं कर सकता था। लेकिन डायन के साथ जो कुछ हो रहा था उसने उसे और भी हिलाकर रख दिया। उसका चेहरा कांप उठा। मैंने एक एरे कीमियागर के खिलाफ दबाव गठन का उपयोग करने की कोशिश की। मेरे गुरु ने मुझे बहुत डांटा। युवा लड़की और आदमी ने अजीब भाव से याकस की ओर देखा। एरे कीमियागर और इतने युवा, मैंने तो सोचा था कि वे लगभग विलुप्त हो चुके हैं, सुंदर लड़की ने बड़बड़ाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें जन्मजात आभा है। ये कार्य उसके लिए बहुत आसान है, याकस ने दांत पीसते हुए कहा। ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन रुकिए, भले ही वह एक सरनी कीमियागर था, वह एक ऐसी सरनी से कैसे निपट सकता था जो एक शीर्ष स्तर के सार संग्रह विशेषज्ञ को रोक सके? आप अभी भी युवा मास्टर को नहीं खोएंगे। आप सभी को संरचनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है। मैं यहाँ से कुछ ही दूर के शहर में एक संरचना संघ का हिस्सा हूँ। हालांकि संघ में कई लोग सरनी कीमिया को पुराना मानते हैं, लेकिन मेरे गुरु ने हमेशा उन पुरुषों और महिलाओं को कटु मूर्ख कहा है जो अपनी खुद की अरोरा को इतनी शक्तिशाली सीमा तक नहीं जगा पाते कि वे सरनी कीमिया में किसी भी हद तक सफलता प्राप्त कर सकें। शक्तिशाली अरोरा के बिना आपकी सीखने और करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो फिर आप एक ही समय में दो पूरी तरह से अलग और जटिल व्यवसायों पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? औरोरा वाले लोगों की समझ की क्षमताएं, जिनमें जागृति का प्रतिशत अधिक है, और जन्मजात औरोरा वाले लोगों की तो और भी अधिक है। याकस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं।
सच्चाई यह है कि ये संरचनाएं निम्न स्तर की हैं। एकमात्र कारण जिसके कारण वे सार संग्रह विशेषज्ञों को शीर्ष मंजिलों पर रोक सकते हैं, वह है मेरे गुरु द्वारा इस्तेमाल किया गया धोखा। चूंकि जब उन्होंने रेस्तरां बनाया था तब उनकी संरचना में महारत बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए उन्होंने संरचना की जटिलता को कच्ची खेती से बदलने का फैसला किया। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये अपेक्षाकृत सरल संरचनाएं कीमियागरों के लिए कोई मायने नहीं रखतीं। उसने बाहर यह जरूर देखा होगा, यही वजह है कि वह इतना आश्वस्त था। विंडब्लेड संप्रदाय के शिष्यों को आखिरकार समझ में आ गया, अगर यह एक वास्तविक उच्च स्तरीय संरचना थी तो यह संभव हो सकता है कि डायन के पास इसे हेरफेर करने और खुद पर से दबाव हटाने के लिए पर्याप्त उच्च उपलब्धियां न हों। लेकिन चूंकि एक चाल का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए संरचना बनाने के लिए इस्तेमाल की गई ऊर्जा में हेरफेर करना उसके लिए सांस लेने जितना आसान था। इयाचस ने दांत पीसते हुए कहा, हमें अब से उसके प्रति सम्मान दिखाना होगा। अगर मेरे गुरु को पता चल गया कि मैंने एक सच्चे कीमियागर को लगभग मार डाला है, तो वह मुझे अस्वीकार कर देगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह ये शब्द कहते हुए मुंह में सुई भरकर निगल रहा है, लेकिन ये सच था। वह शुरू से ही अपने गुरु के सबसे बुरे शिष्यों में से एक था और उसे स्वीकार कर लिया जाना सौभाग्य की बात थी। वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसे बुरा माना जाए। लेकिन चिंता मत करो, अपने अहंकार के कारण वह निश्चित रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति से भिड़ जाएगा जो मैडेलिन को अपमानित करेगा। और ये देखते हुए कि शीर्ष मंजिल पर कौन मेहमान है और मैडेलिन कितनी सुंदर है, संघर्ष कैसे नहीं हो सकता। इयाकस के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। पवन ब्लेड शिष्य को अचानक समझ में आ गया और वह मुस्कुराया, अभी आप अपना मजा ले सकते हैं, लेकिन उन देव कबीले के शिष्यों से निपटना हमारे जितना आसान नहीं है। जब वे सब ऊपर की ओर बढ़ रहे थे तो सुंदर लड़की चुप रही। रेस्तरां के ग्राहकों की हैरानी भरी निगाहों के बीच डायोन और मैडेलिन 40वीं मंजिल की आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गए। उनके सामने केवल विशाल ओक के दरवाजे थे। डायन ने इयाकस की ओर देखा, कुछ नहीं कहा। इस तरह के चरित्रों से निपटना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। कमज़ोर लोगों को रौंदना उसकी कोई खास परवाह नहीं थी, लेकिन वह खुद का अपमान नहीं होने देना चाहता था। डायन इस तथाकथित मार्शल दुनिया के बारे में कम सोचने लगा था। उसके मन में केवल लाल और नीले रंग के प्रति ही नाराजगी बची थी, लेकिन वे उसके दिमाग में क्षणभंगुर यादें थीं। तीसरे फाउंडेशन लेयर के लड़ाके डायन के रडार पर कैसे हो सकते थे। मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूं कि बिग सेक्ट में जन्मे ये प्रतिभाशाली लोग वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। सीटी एक बिल्ला डायोन की ओर तेजी से बढ़ा, जिससे वह मुस्कुराया, अब भी मेरी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हो। डायन ने अपनी उंगली हिलाई। दिव्य इच्छा की एक किरण बैज में घुस गई, जिसने तुरंत ऊर्जा और इच्छा को शुद्ध कर दिया जो इयाकस ने उसमें डाला था। डायोन ने इत्मीनान से बैज पकड़ लिया और बिना कुछ कहे इयाकस से दूर चला गया। इयाचस केवल अपनी मुट्ठियां भींच सका, तुमने मेरी उपेक्षा करने की हिम्मत की। हालांकि डायन को बैज देखकर काफी आश्चर्य हुआ। वह जो समझ पाया उससे पता चला कि यह एक सम्मानित बुजुर्ग का प्रतीक था, क्योंकि इस पर प्राचीन चरित्र एक पारिवारिक नाम का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ये सब नहीं था। बैज वास्तव में एक आधा कदम ग्रैंड मास्टर खजाना था। डायोन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, कम से कम वह अपनी शर्त पर खरा उतरता है। हाथों में हाथ डाले मैडेलिन और डायोन ने ऊपरी मंजिल के दरवाजे खोले। चाहे वह उनकी युवावस्था के कारण हो या मैडेलिन की सुंदरता के कारण, दोनों ही ध्यान आकर्षित करने वाले थे। ऐसे युवाओं का इस मंजिल तक पहुंचना सामान्य बात नहीं थी। कमरे के दूर छोर पर 3 युवक और 2 युवतियां बैठे थे, जिनके चेहरे पर गर्व के भाव थे, मानो उन्हें वहां होने की भी परवाह नहीं थी। बड़े भाई रेगना, क्या हमें सचमुच किसी बेतुकी अफवाह के लिए यहाँ आना पड़ा? ये पिछड़ा इलाका मेरा अंत करने वाला है। एक स्त्री जैसा दिखने वाला युवक ऐसे मुंह बना रहा था जैसे वह कोई बच्चा हो। वह जिस आदमी से बात कर रहा था वह दुबला पतला और नाजुक था, सुनहरे बाल उसके कंधों तक धीरे धीरे गिर रहे थे। उसने अपने हाथों में शराब का गिलास लेकर अपनी नीली आंखें खोलीं। हमारे शाखा परिवार का नुकसान रागना गॉड कबीले की प्रतिष्ठा पर एक दाग है। मुख्य कबीले की छत्रछाया में परिवार के सदस्यों और सहायक कबीलों के रूप में ये सही है कि हमें ये करने के लिए भेजा गया था। इसके अलावा अगर पाकल परिवार इस अफवाह पर अमल करता और यह सच होता, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि हमने उनसे युद्ध किया और कुछ हासिल नहीं किया? कम से कम इस स्थिति में तो उनके पास उनकी तकनीक तक पहुंच भी नहीं है। अन्यथा ये सब बेकार हो जाता। स्त्री जैसा दिखने वाला युवक आश्वस्त नहीं लग रहा था। मुझे अभी भी नहीं पता कि हम ऐसी तकनीक के लिए क्यों लड़े। इसका कोई मतलब नहीं है। अगर यह वाकई इतना शक्तिशाली होता तो क्या पाकल कबीले ने हम सभी को दबा नहीं दिया होता? भाई सैक्लम, मैं जानता हूं कि आपके परिवार ने युद्ध की भविष्यवाणी करने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए कई सदस्यों को खो दिया है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि रागने की मुख्य शाखा पर सवाल उठाने का क्या मतलब है। मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि हम कई वर्षों से दोस्त हैं, लेकिन यदि आप भी उनके जैसा बनना नहीं चाहते तो अपने मुंह पर नियंत्रण रखें।
रागनोर परिवार के युवा ने अपने पीछे सम्मानपूर्वक खड़े 2 युवकों की ओर इशारा किया था। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर तिरछे निशान थे। यदि डायोन ने उन पर अधिक ध्यान दिया होता तो वह पाता कि वे रेड और ब्लू के निशानों से बहुत मिलते जुलते हैं। और यदि वह अपनी समझ से और भी करीब से देखता तो उसे पता चलता कि प्रत्येक निशान जानबूझकर लगाया गया था, मानो वह दागने वाला निशान हो। स्त्री जैसा दिखने वाला युवक सिर हिलाकर चुप हो गया। वह कई सालों से कड़वा था। उसका सैक्लम कबीला पहले से ही बहुत छोटा था, लेकिन ऐसे में उनके पास भगवान कबीले की छत्रछाया में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि उनके कौशल को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, इसलिए उन्हें मनुष्यों की तुलना में अधिक खजाने की तरह देखा जाता था। वास्तव में उनके परिवार का एक विशेष संविधान था जो उनके रक्तवंश के लिए विशिष्ट था, जिससे उनके शक्तिशाली सदस्य एक वास्तविक दुर्लभता बन गए। भाई सैक्लम, खुश हो जाओ, भले ही अफवाह झूठी हो, यहाँ आना इतना भी बुरा नहीं है, एक युवती बोली, जिसकी आंखें उसके भूरे बालों के बीच माणिक की तरह चमक रही थीं। अगर उसकी अजीबोगरीब बड़ी और नुकीली नाक न होती तो वह बेहद आकर्षक होती। वह बहन इप्सम क्यों है? सैक्लम ने अपनी आवाज में स्पष्ट, अछूते तिरस्कार के साथ पूछा। जब तुम नाराजगी में व्यस्त थे, हम बाकी लोग अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दे रहे थे। बड़े संप्रदायों की दुनिया जल्द ही खुलने वाली है, हम इसे तोड़ सकते हैं। वे हमें कैसे मना करेंगे? वास्तव में वे शायद हमसे भाग लेने के लिए विनती करेंगे, युवती ने लाल आंखों से हंसते हुए कहा। सफ़ेद बालों और आंखों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की चुपचाप बैठी ये दृश्य देख रही थी। यह अजीब बात है कि हिप्पी डिप्पी ज्योतिषियों के परिवार के एक सदस्य को इस तरह की बातें बताई जानी चाहिए, लाल आंखों वाली लड़की ने हंसते हुए कहा। सैक्लम की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे परिवार के पीछे पड़ना बंद करो? तुम्हें लगता है कि मैं एक ऐसी लड़की से यह बकवास सुनना चाहता हूं जो हुकनाक वाली चुड़ैलों के परिवार से आती है? लड़की की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी, लेकिन जल्दी ही वह शांत हो गई। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यह हमारी तकनीक का नतीजा है। कम से कम मेरा परिवार तब नहीं मरेगा जब हम अपनी अंतिम तकनीक का प्रदर्शन करेंगे। सैक्लम की आंखें बर्फ से ढक गईं और वह अपने सामने खड़ी लड़की को घूरने लगा। बाकी लोग एक दूसरे को कुछ कड़वाहट से देखने लगे। उन्होंने पहले भी कितनी बार यही बहस सुनी है। उन्हें तो अभी से कमरा मिल जाना चाहिए। अरे चलो शांत हो जाओ, एक काले बालों वाला, काली आंखों वाला, भयंकर दिखने वाला युवक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी वह स्तब्ध रह गया। लड़ाकू जोड़ी ने असमंजस में उसकी ओर देखा। युवा मास्टर कैवोसिटास, क्या आप ठीक हैं? ऐसा प्रतीत होता था कि देवकुल के युवक हमेशा एक दूसरे को उनके अंतिम नामों से पुकारते थे, मानो वे अपने आसपास के लोगों को उनकी स्थिति की याद दिलाते रहते हों। कुछ देर तक जवाब न देने के बाद कैवोसिटास अंततः अपनी हैरानी से बाहर आया। भाई रेगना, आप इस बात पर मुझसे लड़ने नहीं जा रहे हैं, है न? आपके पास पहले से ही सिस्टर निवेस है। कमरे के अंत में कैवोसिटास को कुछ ऐसा मिला जिससे वह अपनी नज़रें हटाना नहीं चाहता था। सफ़ेद बालों वाली लड़की की भौं थोड़ी सी ऊपर उठी। वह मुझे कब से अपने पास रखे हुए था। रेगनर की नज़र उसी चीज़ पर पड़ी थी जिस पर कैवोसिटास की नज़र पड़ी थी। मैं इतने लंबे समय से लेडी निवेस को डेट कर रहा हूँ, फिर भी उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि वह मेरी पहली पत्नी होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की से मिलूंगा। सुनो कैवोसिटास, हम दोनों ही देव कबीले के सदस्य हैं, जिन्होंने अपने मुख्य कबीले की शाखा में स्थान अर्जित किया है। क्या तुम्हें मुझे यह अनुमति देकर मेरे साथ संबंध प्रगाढ़ नहीं करना चाहिए? निवेस को समझ में नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। अगर तुम महिलाओं के पीछे जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। डायोन और मैडेलीन को अपने प्रभाव का पता नहीं था। वे खाली मेज की ओर चले गए। तो मैडलीन, मुझे बताओ कि यहाँ सबसे अच्छे व्यंजन कौन से हैं? डायोन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी इस मंजिल पर कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की है, मैडलीन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हम, ठीक है, चून की शराब वाला लड़का इतना उदार था, तो चलो सब कुछ आजमाते हैं, ठीक है? मैडेलीन मार्शल रेस्तरां में ऑर्डर देने के तरीके के बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन उसने देखा कि डायन ने पहले ही देख लिया था कि टेबल पर एक फॉर्मेशन मैकेनिज्म है। जैसे ही वह धीरे धीरे इसे समझ रहा था, उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। मैडेलीन ने अपने हाथ थोड़ी पर रखे और मेज के दूसरी ओर से मुस्कुराते हुए डायोन को देखा। तुम मुझसे पूछ सकते हो, तुम्हें पता है, उसने हंसते हुए सोचा। करीब 10 सेकंड बाद डायन को कुछ समझ में आ गया। इयाकस ने उन्हें जो बैज दिया था उसे निकालकर उसने टेबल पर रख दिया और एक मेनू के रूप में एक सरनी सामने आ गई। डायन ने मुस्कुराते हुए खुशी से हर चीज़ का ऑर्डर दिया। इयाकस ने यह दृश्य देखकर दांत पीस लिए। ये बहुत महंगे हैं, तुम देहाती हो। उसका दिल रो पड़ा। ये सबसे ऊपरी मंजिल थी, यहाँ मिलने वाले व्यंजन अन्य मंजिलों से अतुलनीय थे। अगर डायन ने वाकई हर चीज़ का एक एक ऑर्डर किया होता तो वह लाखों गहरे पत्थरों को बर्बाद करने के बराबर काम कर रहा होता। लेकिन इयाकस अपने क्रोध को अपने तक ही सीमित रख सका और वह सम्मानपूर्वक भगवान कबीले के सदस्यों से भरी मेज की ओर चला गया।
उन्होंने सिर झुकाकर कहा, यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमारे साधारण रेस्तरां में 3 देवकुलों का एक साथ आगमन हुआ। इयाकस ने ऊपर देखा तो पाया कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा था और शब्दों की गर्मागर्म लड़ाई चल रही थी। बेवकूफ़ी मत करो रैग्नर, हमें विश्व टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार करना था और तुमने मुझे और बहन निवेश को इस घटिया जगह पर घसीट कर ले गए। कम से कम इतना तो तुम्हारा मुझ पर एहसान है। यह मेरी गलती नहीं है और तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं थी। बकवास, हम सालों से दोस्त हैं, क्या मुझे यूं ही चले जाना चाहिए था? निवेश ने यह दृश्य देखकर अपना सिर हिलाया। वे इस तरह बहस कर रहे थे जैसे लड़की निश्चित रूप से उनमें से किसी एक को चुनेगी। लेकिन अगर आप एक पल के लिए भी देखें तो वह स्पष्ट रूप से पहले से ही प्यार में थी। उसे रैगनर का पीछा करने पर पछतावा होने लगा, लेकिन वह वास्तव में उसकी लगातार विनती से निपट नहीं पा रही थी। चलो छोड़ो, हम उसे फैसला करने देंगे, रैगनर ने दागदार चेहरे वाले एक गुलाम की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ और उसे यहाँ बुलाओ। उसके साथ वाले बच्चे को भगा दो। उसे यह जरूर बता देना कि हम भगवान के कुलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इयाकस और विंडब्लेड संप्रदाय के अनुयायी केवल असहजता से खड़े रह सकते थे। डायोन और मेडेलिन की मेज पर वे आध्यात्मिक भोजन और मदिरा से भरी मेज को देख रहे थे। डायोन ने हंसते हुए कहा, अगर हम ये सब यहीं खा लें तो हमारी सारी ऊर्जा से हमारा शरीर फट जाएगा। तुम्हें इतना पेटू बनने को किसने कहा? मेडेलिन ने मजाक करते हुए कहा। डायोन ने मुस्कुराते हुए कहा, भोजन के बिना जीवन क्या है? वह खाने के लिए कुछ कटे हुए फल लेने ही वाला था कि तभी उसने खाने की आवाज़ सुनी जो उनकी मेज़ के पास आ रही थी। डायन ने भौहें सिकुड़ी लेकिन उसे अनदेखा कर दिया। वह मेडेलिन को अपने खाने के छोटे छोटे टुकड़े खाते हुए देखने में संतुष्ट था। धमाका, चमक, गहरे पत्थरों के एक विशाल ढेर ने विशाल ऊपरी मंजिल में एक शुद्ध ऊर्जा का संचार किया। इस तरह के शोर को इस मंजिल के लोग शायद ही देख पाते, भले ही उनमें से हर कोई उच्च समाज का सदस्य था। इतने सारे गहरे पत्थर, क्या चल रहा है? डायोन ने भौहें चढ़ाकर देखा और उसकी आंखों में कुछ अदृश्य सा चमक उठा जब उसने नौकर के चेहरे पर निशान देखा। युवा मास्टरों ने तुम्हें भगाने के लिए लाखों गहरे पत्थर दिए हैं। अब तुम जा सकते हो। ये देखने की प्रतीक्षा किए बिना कि डायोन क्या प्रतिक्रिया देगा, दागदार चेहरे वाला नौकर मेडेलिन की ओर देखने लगा। राग्नोर गॉड कबीले की मुख्य शाखा के युवा मास्टर एलोफ राग्नर और कैवोसिटास गॉड कबीले के युवा मास्टर एस कैवोसिटास आपको अपनी मेज पर आमंत्रित करना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि आप अस्वीकार नहीं करेंगे। मेडेलिन का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसने एक आवाज़ सुनी जिसने उसका मूड काफ़ी हद तक हल्का कर दिया। मेडेलिन, तुम्हें इसे ज़रूर आजमाना चाहिए। इसका स्वाद बिल्कुल मानव दुनिया के आमों जैसा है, लेकिन ये तुम्हें वैसा ही शुद्ध एहसास देता है जैसे दिव्य इच्छा से नहाया हुआ हो। मेडेलिन ने डायन की तरफ देखा और पाया कि वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। जब उसने देखा कि लाखों गहरे पत्थर गायब हो गए हैं, तो वह केवल अपना सिर हिलाकर हंस सकती थी। नौकर का चेहरा काला पड़ गया और उसका घाव धड़कने लगा, क्योंकि खून उसके चेहरे पर बहने लगा था। क्या तुम्हें पता है कि तुम किसका अपमान कर रहे हो? डायन नौकर की ओर मुड़ा, कहीं और जाकर भौंको। नौकर पतंग की तरह उड़ गया, उसके मुंह से खून बहने लगा। जमीन पर गिरने के इतने समय बाद भी उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। नौकर धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर पीड़ा भरी नजर आई। वह किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं था। अगर वह कमज़ोर होता तो उसे कभी भी रैगनर कबीले के दूसरे युवा मालिक के लिए नौकर के तौर पर नहीं चुना जाता। फिर भी उसे इस तरह से बेपरवाही से उड़ा दिया गया। जब देवकुल की युवा पीढ़ी ने यह नज़ारा देखा तो उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव उभर आए। भीड़ में कानाफूसी के साथ ही हत्या की भावना भी उभर आई। वह बच्चा कौन है? दर्शकों की बड़बड़ाहट शांत रही। जब से उन्हें पहचान का एहसास हुआ था तब से वे बेचैनी में जी रहे थे। एलोफ और एस खड़े थे, उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्हें नौकर या पैसे की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर पड़ने वाला थप्पड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। डायोन को उनके गुस्से का पता नहीं चला और वह मेडेलिन के साथ खुशी खुशी खाना खाता रहा। टकराना, दोनों लड़कों द्वारा डाले जा रहे दबाव के कारण टेबल टूट गई। लेकिन डायन को कोई परेशानी नहीं हुई और उसने तुरंत ही खाने और वाइन को गिरने से पहले ही पकड़ लिया। युवा मास्टरों के चेहरों पर गुस्सा कई गुना बढ़ गया। उन्होंने जानबूझकर मेज पर डायन की तरफ दबाव डाला था ताकि खाना उसके ऊपर गिर जाए और मेडेलिन को कोई चोट न लगे, लेकिन ऐसा लगता था कि यह कारगर नहीं हुआ। मेडेलिन का चेहरा नाराजगी से लाल हो गया। वह बस डायन के साथ एक अच्छा दिन बिताना चाहती थी और यह काफ़ी हद तक ऐसा ही था, जब तक कि वे एक के बाद एक ऐसे लोगों से नहीं मिलने लगे जो सोचते थे कि वे उसका प्यार खरीद सकते हैं। मैं मेडेलिन सैपियंटिया हूँ। सैपियंटिया देवकुल की वर्तमान प्रथम पंक्ति की प्रतिभाशाली महिला। यदि आप हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें। उसकी देवी के स्वभाव की आभा आगे की ओर फूट पड़ी, जिससे कमरा अतुलनीय रूप से अंधे प्रकाश से भर गया। भीड़ भड़क उठी। ये छोटी सी जगह कब से भगवान कबीले के सदस्यों का अड्डा बन गई।
और एक प्रथम पंक्ति का प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कम नहीं। एलोफ और एस स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे पीले पड़ गए। हालांकि वे भगवान कबीले के सदस्य थे, लेकिन उनकी स्थिति की तुलना पहले स्थान पर रहने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी। ये वह व्यक्ति था जो कबीले का नेतृत्व प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना रखता था। उन्हें जानकारी मिली थी कि सेपियंटिया कबीले ने कुछ दिन पहले अपने पहले स्थान पर रहने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति को बदल दिया था, क्योंकि उनके सदस्यों में से एक ने अपने भगवान स्तर के संविधान को 100% जागृत कर दिया था। लेकिन वे इस तरह के संयोग की उम्मीद कैसे कर सकते थे? डायन भी हैरान था। उसे नहीं पता था कि सेपियंटिया कबीला इतनी तेजी से काम करेगा। ऐसा लग रहा था कि मैडलिन के मालिक ने तेजी से काम किया और किसी तरह मैडलिन को बिना बताए ही संदेश भी पहुंचा दिया। डायोन की आंखें सिकुड़ गईं, इस एहसास से वह असहज महसूस करने लगा। वह महिला सचमुच बहुत शक्तिशाली है। पीले चेहरे वाले युवा स्वामी माफी मांगने ही वाले थे कि एलोफ को कुछ सूझा। तो ये लेडी सेपियंटिया है। कृपया हमारे अपराध को क्षमा करें। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे बड़े भाई से आपकी सगाई होने के कारण हमें माफ़ कर देंगी। मैं केवल आपका हालचाल जानना चाहता था और ये देखना चाहता था कि अगर आपको ये सब पता है तो आप किसी दूसरे आदमी के साथ अकेले क्यों रहेंगी, एलोफ ने चालाकी से कहा। रुको, निवेस ने इस लड़की को पहचान लिया। ये मैडेलीन है। वह ठीक हो गई लगती है। वह वही है जिसने अपने संविधान को 100% जागृत किया है। संप्रदाय को इस बात में बहुत दिलचस्पी होगी कि उसने ऐसा कैसे किया। डायन ने आह भरते हुए कहा, क्या मैं पहले भी एक बार इस स्थिति से नहीं गुजरा हूँ? ये बेवकूफ़ क्या कह रहा है? जब तुमने सोचा कि मैडलिन बीमार है तो शादी टूट गई थी और अब तुम इसे फिर से शुरू करना चाहते हो। सच में? मैडेलिन का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? एलोफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि उनके शरीर की बनावट में अंतर के कारण उनका शरीर दबा हुआ था, लेकिन मैडलिन अभी भी बहुत कमज़ोर थी। मैं ये सिर्फ आपकी खातिर कह रहा हूँ भाभी, अगर आपने इसे अपनी आदत बना ली तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? सेपियंटिया कबीले का क्या होगा? यह अच्छी बात है कि मेरा केवल एक ही मंगेतर है और वह यही है, मैडलिन ने गुस्से से कहा। एलोफ लड़खड़ाते हुए बोला, लेकिन क्या? मैं कभी भी रेगना परिवार में शादी नहीं करना चाहती थी और जब मैं बीमार थी तो उन्होंने मेरी मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। आपको क्यों लगता है कि यह विवाह संबंध अभी भी संभव है? क्या आपका दिमाग खराब है? डायोन मुस्कुराया। जब वह गुस्से में होती है तो बहुत प्यारी लगती है। एलोफ ने सिर झुकाया। मैं युवा मालकिन सेपियंटिया से माफ़ी मांगता हूँ। हम गलत थे। क्या मुझे आपके होने वाले पति की पहचान जानने का सम्मान मिल सकता है? डायन की आवाज़ धीमी थी। आपको इस विषय पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी देवकुल से नहीं हूँ। मैं दिव्य मृग संप्रदाय डायन सचारों का विनम्र उत्तराधिकारी हूँ। एलोफ ने हैरानी से डायोन की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा फिर से तटस्थता में आ गया। एस ने उग्रता से मुस्कुराते हुए कहा, एक मृत संप्रदाय का उत्तराधिकारी? तब तो तुम काफ़ी ताकतवर होगे, है न? क्यों न हम थोड़ी देर के लिए मुकाबला करें? उसने अपनी अंगुलियों को चिपकाते हुए कहा, जिससे एक घातक अराजकता का आभास होता है। विनाश होगा, है न? कोई दिलचस्पी नहीं। मैं अपनी औरत के साथ एक अच्छी और शांत शाम बिताने की कोशिश कर रहा हूँ। डायन की तीखी आंखें उनमें घुस गईं। तो तुम दोनों चले जाओ। अपने हाथ की एक लहर के साथ एक गुप्त संरचना ने उसे और मैडेलिन को घेर लिया और एस और एलोफ को रोक दिया, जो क्रोध में अपने दांत पीस रहे थे। जल्द ही एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी, जिससे वे गुस्से से बेहोश हो गए। ओह, और मैं तुम्हारे गहरे पत्थर रख लूंगा। इसे हमें परेशान करने की सज़ा समझो। तुम। एस उस दल पर आक्रमण करने ही वाला था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे रोक लिया है। एलोफ की आंखों में बिजली की चिंगारियां दौड़ गईं, जैसे वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। हम उसे मारने का दूसरा मौका ढूंढ लेंगे। एक बकवास मृत कबीले के उत्तराधिकारी को ऐसी महिला रखने का क्या अधिकार है? एक भगवान कबीले की पहली पंक्ति की प्रतिभाशाली डायन सेचरो। मैं इसे अभी याद रखूंगा। फिर जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो इसे अपनी याददाश्त से मिटा दूंगा। एलोफ जानता था कि वह मैडेलिन को अब और नाराज नहीं कर सकता था, क्योंकि वह पहले ही ऐसा कर चुका था। और वह अच्छी तरह से जानता था कि रेगनर कबीले को भी किसी भी जीनियस को किसी से शादी करने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं था। सालों पहले ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैडेलिन एक जीनियस थी, लेकिन सेपियंटिया गॉड कबीले की सबसे अच्छी नहीं थी। इसलिए रेगनर कबीला उसे गठबंधन बनाने के लिए शतरंज के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम था। रागनर कबीले द्वारा इतनी सारी शक्ति चालें क्यों चली जा रही थीं, इस बारे में एलोफ को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन वह जानता था कि उसके हित हमेशा उसके कबीले के साथ जुड़े हुए थे। मैडेलिन की बीमारी के कारण गठबंधन टूट गया था और सेपियंटिया कबीले के पास भगवान स्तर के संविधान वाली कोई अन्य महिला नहीं थी जो रागनर कबीले के योग्य होती। लेकिन अब यह अलग था। वह ठीक हो गई थी। जब तक डायन मरती रही, एलोफ का बड़ा भाई पारंपरिक तरीके से उसका दिल जीत सकता था, भले ही उसे अब मजबूर न किया जा सके।
मेरा भाई महाद्वीप के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक है, यहाँ तक कि वह शीर्ष 10 में भी स्थान पाता है। अगर वह तुम्हारे योग्य नहीं है तो कौन है? एलोफ ने अपने साथियों को जाने के लिए इशारा करने से पहले एक बार फिर से सेना की ओर देखा। कुछ ही दिनों में हम उस विरासत की दुनिया में प्रवेश करेंगे जिसे बड़े संप्रदाय खोलेंगे। आमतौर पर यह हमारे समय के लायक नहीं होता, लेकिन इसे खोलने में 500 साल की शक्ति लगी। ये पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, संभवतः उन दुनियाओं के बराबर जो हम भगवान कुलों के रूप में खोलते हैं। उन छोटे छोटे संप्रदायों को इतनी अच्छी चीज देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए चलो इसे ले लेते हैं, एलोफ ने मुस्कुराते हुए कहा। एस ने जवाब दिया, फिर हम इस डायोन सचारो को ढूंढ लेंगे और मेडेलिन को पता चले बिना उसे मार देंगे। निवेस ने अपने कथित दोस्तों के प्रति घृणा से अपना सिर हिलाया। मेडेलिन मेरी दोस्त है और मैं आप सभी को उसके प्यार को मारने की अनुमति नहीं देना चाहता। उस शाम पहली बार उसकी नाजुक आवाज सुनाई दी। बी, मैं इस मुद्दे से पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं देखूंगा कि तुम उसके खिलाफ कोई छलपूर्ण तरीका अपनाते हो तो सबसे पहले जो व्यक्ति यह जान जाएगा वह है मेडेलिन। और मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि इतने सालों पहले उसका स्वामी कितना शक्तिशाली था। उसने लगभग पूरे सेपियंटिया कबीले से लड़ाई कर ली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मेडेलिन के साथ जो व्यवहार किया था। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम उसके प्रिय छात्र के प्यार को मार दोगे तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे देवकुलों को तुम्हारे जीवन और मृत्यु की इतनी परवाह है कि वे ऐसे अस्तित्व को अपमानित करें? एस और एलोफ ने दांत पीसते हुए सिर हिलाया। वे निवेस को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, ठीक उसी तरह जैसे वे मेडेलिन को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हालांकि निवेस महिला केवल निवेस भगवान संप्रदाय की पहली पंक्ति की प्रतिभा नहीं थी, लेकिन संप्रदाय के छोटे आकार के कारण वे अपने प्रत्येक सदस्य को बहुत महत्व देते थे। भगवान स्तर के संविधान वाली महिलाओं को ढूंढना आसान नहीं था, फिर भी निवेश संप्रदाय पूरी तरह से उन्हीं से बना था। जब तक आप अपना पारिवारिक नाम त्यागने और निवेश नाम अपनाने के लिए तैयार थे, तब तक आप पूरी तरह से सुरक्षित थे। हालांकि कबीला बहुत सख्त था। दूसरे संप्रदायों और कुलों में विवाह की अनुमति नहीं थी। वास्तव में हर समय शुद्धता भी बनाए रखनी पड़ती थी। हालांकि निवेश ने कभी भी एलोफ को मौका देने का इरादा नहीं किया, लेकिन सभी गॉड कबीले के युवा स्वामी सोचते हैं कि वे किसी तरह इस नियम के अपवाद होंगे। मेडेलिन के शामिल न होने का कारण यह था कि वह पहले से ही सेपियंटिया परिवार का हिस्सा थी, इसलिए इसमें शामिल होना दलबदल माना जाता, जो निश्चित रूप से उसके परिवार पर एक बड़ा काला दाग लगाता। ऐसा कहा जाता है कि निवेश संप्रदाय भी मेडेलिन को ठीक नहीं कर पाता। देवी के संविधान को 100% तक अनलॉक किए बिना समस्याएं बढ़ती ही रहतीं, और यह इस युग में किसी भी देवकुल की क्षमताओं से परे था। गुप्त संरचना के अंदर मेडेलिन और डायोन अपने भोजन का आनंद लेते रहे। डायोन ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत परेशानी के लायक हो, तुम्हें पता है। मेडेलिन ने बड़बड़ाते हुए कहा, चूंकि तुम इतनी खूबसूरत महिला को अपने प्यार में डालना चाहते थे, इसलिए तुम्हें इससे निपटना होगा क्योंकि अब तुम मेरे साथ फंस गए हो, हम्फ। डायोन मुस्कुराया और अचानक मेज के ऊपर से छलांग लगा दी, जिससे मेडेलिन सदमे में लगभग चिल्ला उठी। फिर भी जैसे ही उसने अपनी कमर के चारों ओर एक हाथ महसूस किया, वह डायोन की बाहों में सिमट गई। डायोन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये सुनिश्चित करने में कभी नहीं थकूंगी कि जितने भी कामुक और अभिमानी युवा स्वामी हैं, उन्हें पता चले कि तुम मेरी हो। मेडेलिन मुस्कुराए और डायोन को धीरे से चूमा। तारांकन तारांकन। दोनों ने रात को शांतिपूर्वक आराम किया। काफी देर बाद वे फोकस एकेडमी की ओर वापस उड़ने लगे। डायन की मधुर आवाज रात के आसमान में गूंज रही थी। मेडेलिन ने डायोन को देखा जब वे सेलेस्टियल डे के ऊपर बैठे थे। संगीतमय इच्छा शक्ति, आपकी आवाज के साथ, क्या ये संभव है? डायोन ने मेडेलिन को अपनी बाहों में पकड़कर मुस्कुराया, उसकी आवाज बिना रुके जारी रही। मेडेलिन कांप उठी। डायोन की आवाज में भावनाएं बहुत स्पष्ट थीं। ये वास्तव में मानव जगत का एक गीत है। जाहिर है कि उसके पास कोई साधना नहीं है, लेकिन फिर भी वह लोगों को अवर्णनीय दर्द और प्यार का एहसास करा सकता है, यहाँ तक कि आंसू भी निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सबसे अच्छा साधन आपका शरीर है। आप जो संदेश देना चाहते हैं उससे आपकी आवाज़ से ज़्यादा कुछ भी जुड़ नहीं सकता। आप जन्म से ही इसके जरिए संवाद करते आ रहे हैं, चाहे वो गुर्राहट हो या रोना। और अब जब आप इसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं तो सोचिए कि यह आपके संगीत की इच्छा को कितना बढ़ा देगा। साधना आपको हमेशा इच्छाशक्ति के 9वें स्तर पर ही रोक देगी, लेकिन मैं ये समझ चुका हूं कि जब आप इच्छाशक्ति का मूल, उसका सबसे उत्तम रूप पा लेते हैं, तो आप उस इच्छाशक्ति को इरादे के बराबर शक्ति प्रदान कर सकते हैं। मेडेलिन कुछ देर तक सोच में डूबी रही, आंशिक रूप से इसलिए कि गीत के कारण उसकी आंखों में आंसू रुक जाएं और आंशिक रूप से इसलिए कि उसे लग रहा था कि जब भी वह डायोन के साथ साधना के बारे में बात करेगी तो वह आत्मज्ञान के एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने अब तक साधना पर सैकड़ों से लेकर हजारों किताबें पढ़ी होंगी।
उनमें से कुछ ने इच्छाशक्ति और इरादों की समझ की ऐसी अवस्था का उल्लेख किया है जो सही समझ से परे है। मुझे शुरू में समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मानव जगत मार्शल दुनिया की तुलना में गायन संगीत की बहुत अधिक सराहना करता है, इसलिए जब मैं एक दिन इसे आजमा रहा था तो मेरी संगीत इच्छा विकसित हुई। इसलिए मुझे ये समझ में आया कि आपकी इच्छा के साथ एकता की स्थिति तब आ सकती है जब आप ये समझ लें कि इच्छा किस लिए बनाई गई थी और कौन सा माध्यम इसे अधिकतम करता है। मेडेलिन मुस्कुराए, अगर आप मेरी मालकिन को ये बात समझा दें तो वह आपके सामने झुक जाएंगी, चाहे आप इसे कितना भी सरल दिखाने की कोशिश करें। डायोन ने हंसते हुए कहा, अगर मैं इतना अद्भुत न होता तो क्या मैं आपके लायक होता? मेडेलिन ने हंसते हुए कहा, कम से कम तुम समझ तो गए। तारांकन तारांकन। मेडेलिन डायन पर झुककर सो गई थी। वापसी का सफ़र लंबा था, इसलिए डायन सोच में डूबा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। मेरे पास चुनने के लिए बहुत सारी साधना तकनीकें हैं, लेकिन मैं किसी एक पर निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। सच्चाई ये थी कि साधना ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत जटिल थी। सरनी और कीमिया की तरह एक समय ऐसा आता है जब आपको एहसास होता है कि साधना में सब कुछ जुड़ा हुआ है। हालांकि जब आपको यह एहसास होता है तो यह आपकी उलझन को और बढ़ा देता है। लगभग ऐसा लगता है जैसे इस तथ्य से अनभिज्ञ होने से आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। निर्णय लेने में बहुत अधिक विकल्प होना एक समस्या थी। जब डायन शरीर साधना और ऊर्जा साधना के बारे में पढ़ रहा था तो उसे उनके बीच के अंतर को समझने में कठिनाई हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऊर्जा साधना शरीर के शोधन से शुरू होती है, और जैसे जैसे आपकी साधना में सुधार होता है, उच्च स्तर की ऊर्जाओं को समायोजित करने के लिए शरीर को मजबूत होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऊर्जा विकसित करने के लिए अपने शरीर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तो शरीर और ऊर्जा की खेती के बीच अंतर की रेखा कहाँ है? ऐसा लगता था कि सब कुछ इस हद तक जुड़ा हुआ था कि समझना असंभव था। और यदि इससे मामला और अधिक खराब नहीं होता तो आपको आत्मा की साधना को भी इसमें शामिल करना होगा। साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि एक मजबूत आत्मा को समायोजित करने के लिए आपको एक मजबूत शरीर की आवश्यकता होगी। हालांकि इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद डायन ने यह समझना शुरू कर दिया था कि असल में क्या चल रहा था। ऊर्जा और आत्मा साधना शरीर को एक कंटेनर के रूप में इस्तेमाल करती है, शरीर को मजबूत करने के लिए खुद से ऊर्जा को हटाती है। दुर्भाग्य से इसका परिणाम ये होता है कि परिणामी आत्मा या ऊर्जा साधना की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति होती है। डायन को ये समझ तब मिली जब उसके गुरु ने सार रक्त की 2 बूंदों को उसके साथ मिला दिया। हालांकि वह 100% संचय करने के करीब नहीं था, लेकिन उसके शरीर की शक्ति में काफ़ी सुधार हुआ था। इससे उसकी आत्मा की शक्ति भी बढ़ गई, जिसका मतलब था कि उसकी आत्मा ने आखिरकार अपनी शक्ति को मोड़ना बंद कर दिया था। मूल रूप से डायन ने मान लिया था कि आत्मा की शक्ति में यह वृद्धि उसकी इच्छाशक्ति के संयम के कारण थी। उदाहरण के लिए, डेरियस के हाथों मृत्यु के निकट पहुंचने के बाद उसकी आत्मा की शक्ति में वृद्धि हुई थी, इसलिए डायन दोनों को जोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि यह एक लक्षण था और कारण नहीं। सच्चाई ये थी कि डायन की जन्मजात आत्मा शक्ति पहले से ही किसी भी सामान्य मनुष्य से कहीं अधिक थी जिसने आत्मा की खेती नहीं की थी, क्योंकि उसके जन्मजात अरोरा के कारण। हालांकि वह आत्मा शक्ति बॉक्स में बंद थी और खुद को पूरी तरह से प्रकट करने में असमर्थ थी। अपने जीवन को खतरे में महसूस करते हुए आत्मा के पास डायन के शरीर को शक्ति देने के लिए अपनी कुछ ऊर्जा छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि वह फैल सके। जब डायन ने बाहरी साधनों के माध्यम से अपने शरीर को शक्ति प्रदान की तो उसकी आत्मा अंततः जो कुछ भी खर्च कर चुकी थी उसे वापस लेने में सक्षम हो गई और अपने चरम मध्य खिलने के स्तर को प्रकट किया। ये बहुत ज़्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन पहले चरण की जन्मजात आत्मा शक्ति वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना लगभग असंभव है, क्योंकि अधिकांश का जन्मजात स्तर एक निम्न स्तरीय फाउंडेशन स्टेज फाइटर के बराबर नहीं होगा। वास्तव में केवल वे कबीले जो आत्मा प्रकार की तकनीकों में विशेषज्ञ हैं, जैसे कि रागना सहायक कबीला सैक्लम में प्रतिभाओं का एक छोटा प्रतिशत होगा जो खेती करने से पहले ही इस स्तर तक पहुंच गए होंगे। तथ्य यह है कि डायन के पास इस स्तर पर एक जन्मजात आत्मा शक्ति थी जो एक मध्य स्तर के मेरिडियन गठन विशेषज्ञ के बराबर होगी। मार्शल वर्ल्ड के इतिहास में अभूतपूर्व था। लेकिन अब जबकि डायन की जन्मजात आत्मा शक्ति अपनी पूरी क्षमताओं के साथ प्रकट हो चुकी थी, डायन को इसे बेहतर बनाने के लिए आत्मा साधना तकनीक की आवश्यकता होगी। पहले उसने मान लिया था कि यह सिर्फ मजबूत होती रहेगी, लेकिन फिर उसे पता चला कि सचेत रूप से इसे विकसित किए बिना इसे और मजबूत करने के लिए उसे पहले ऊर्जा साधना में उस स्तर तक पहुंचना होगा, तभी उसकी आत्मा और बेहतर होगी। डायोन को स्पष्टतः अपनी साधना को इस प्रकार धीमा करने का विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि ऊर्जा साधना के विपरीत इसमें कोई लाभ नहीं था। आत्मा साधना के लिए डायोन बहुत चिंतित नहीं था। एक प्राचीन देव संप्रदाय से बेहतर तकनीक क्या हो सकती है जो सरनी कीमिया में उनकी महारत के कारण आत्मा में विशेषज्ञता रखते हैं। इसके अलावा ऊर्जा और शरीर साधना के विपरीत आत्मा साधना का केवल एक ही तरीका था, आत्मपीड़ावाद। आत्मा साधना के लिए हृदय विदारक दर्द की आवश्यकता होती है। सुधार के लिए आत्मा को लगातार चीरना और सुधारना आवश्यक था।
वे केवल उस दर्द के स्तर से अलग थे जिसे आप सहने के लिए तैयार थे, सामान्य, पृथ्वी, स्वर्ग और दिव्य। भाग्य के एक बुरे मोड़ में सबसे अच्छी तकनीक के लिए सबसे ज्यादा दर्द की जरूरत होती है। इसका कारण यह है कि केवल सबसे अच्छी तकनीक ही आत्मा को उसके सबसे छोटे छोटे टुकड़ों में पूरी तरह से चीर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल एक शुद्ध आत्मा बनती है बल्कि एक कठोर और मजबूत आत्मा भी बनती है। डायोन किसी भी काम को आधे अधूरे ढंग से नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दिव्य आत्मा को विकसित करने की तकनीक चुनी थी, सेलेस्टियल डियर्सरैंड। हालांकि समस्या उनकी आत्मा साधना नहीं थी, बल्कि उनके शरीर और ऊर्जा साधना को अलग करना था। ऊर्जा साधना तकनीकें आकाश में तारों की तरह प्रचुर मात्रा में थीं, लेकिन समस्या ये थी कि अपनाने के लिए बहुत सारे रास्ते थे और फिर भी उनमें से कोई भी रास्ता सही नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि प्राचीन देवकुल की साधना तकनीकों में भी। शरीर साधना के लिए दिव्य मृग संप्रदाय में केवल कुछ ही थे और वे सभी घटिया थे। कोई भी पृथ्वी स्तर से ऊपर नहीं था, जिससे डायन को थोड़ा कड़वा लगा, लेकिन उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। न केवल वे लोग दुर्लभ थे जो ऊर्जा और शरीर के बीच विचलन को समझते थे, बल्कि शरीर के लिए अच्छी तकनीक बनाने में समय को विचलित करने के लिए तैयार लोग और भी कम थे। डायन फिलहाल ऊर्जा संवर्धन के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास अपने 18वें जन्मदिन से पहले अभी भी समय था, इसलिए उसने जितनी संभव हो सके उतनी ऊर्जा संवर्धन तकनीकें खोजने की योजना बनाई और शायद उनमें से कोई एक उसके लिए एकदम सही हो। हालांकि उसे अपने लिए कोई सही तकनीक नहीं मिली थी, लेकिन उसे मैडेलिन की देवी के स्वभाव के लिए एकदम सही तकनीक मिल गई थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एक दिव्य कबीले के पास मैडेलिन के संविधान की शुद्धता के लिए एकदम सही तकनीक होगी। इसे कहा जाता था दिव्य देवी की इच्छा। यह भी एक कारण था कि डायन चाहता था कि मैडेलिन व्यक्तिगत रूप से दिव्य इच्छा को समझे, क्योंकि इस तकनीक के लिए मेरिडियन और शरीर को दिव्य इच्छा के साथ संतुलित करने की आवश्यकता थी। मैडेलिन की इसके साथ अनुकूलता के साथ ये निस्संदेह एक शीर्ष स्तर की दिव्य तकनीक थी। मिश्रण में कुछ दिव्य स्तर की मार्शल तकनीकें जोड़कर डायन को मैडेलिन को छोड़ने में विश्वास होगा ताकि वह दुनिया की खोज करते समय अपने दम पर विकसित हो सके। उसे उसकी याद आएगी, लेकिन वह जानता था कि इससे उन दोनों को बहुत फायदा होगा। मैडेलिन सेपियंटिया गॉड कबीले में अपनी जगह पक्की करेगी और डायन पूरे महाद्वीप में सेलेस्टियल डिय कबीले का नाम रोशन करेगा।